हेलो दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर का फटाफट हम सभी लोग करंट अफेयर देख लेते हैं। डेली की तरह मैं आप सभी के बीच करंट अफेयर लेकर के आ चुकी हूँ। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है, हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो ये किया है इटली ने। G7 सम्मेलन का आयोजन इटली ने किया है। जबकि आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो G7 है इसकी अध्यक्षता 2024 में इसकी अध्यक्षता 2024 में इटली ने की थी। ये जो अध्यक्षता इटली ने की थी वो 50वां सत्र था। 50वें सत्र का आयोजन इटली के द्वारा किया गया है। लेकिन अभी ये संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने फिर से इटली ने क्यों किया? ऐसा क्या हुआ? तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, G7 में 7 सदस्य हैं। पहले ये G7 G8 हुआ करता था। पहले जो ये G7 है ये G8 हुआ करता था। जबकि इसमें से 2014 में एक मिनट, पहले ये G8 हुआ करता था। 2014 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया। रूस को 2014 में G8 से रूस को बाहर कर दिया गया। और बाहर क्यों किया गया? क्योंकि ये जो रूस है इसने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया था, यानी हमला कर दिया गया था। इसीलिए इसे G8 से बाहर कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास कितने सदस्य बचे इसमें? 7। तो इसका नाम क्या हो गया? G7। G8 से G7 हो गया। जैसे कि मैं अभी कल बताई थी आप सभी लोगों को कि G7 में कौन कौन से सदस्य हैं। तो इसका एक ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस। तो ये हो जाएगा सबसे पहले जर्मनी। जी से जर्मनी। आप सभी लोगों को मैं सोचती हूँ कि क्लास में ही याद कराते चलूँ, इसीलिए जर्मनी, फ्रांस। उसके बाद आ जाता है ये जी से ये जे है। इसके बाद ये जापान, यूएसए। उसके बाद आ जाता है इटली के बाद ये है कनाडा के बाद ये है इंग्लैंड। ये जो G7 के सदस्य हैं ये 7 वर्तमान में G7 में है। जबकि G8 जो था उसमें रूस था। रूस को 2014 में बाहर कर दिया गया क्योंकि इसने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया था या फिर हमला कर दिया था। और जो अभी ये इटली में फिर से दोबारा मीटिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है ये इटली में मीटिंग क्योंकि यहाँ पे इजराइल, लेबनान और ईरान के मध्य संघर्ष का समाधान निकालने के लिए इजराइल, लेबनान, उसके बाद ईरान के बीच जो अभी संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के हल निकालने के लिए यहाँ पे फिर से मीटिंग बुलाया गया है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दोबारा इसी के लिए हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि इसके जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने मीटिंग बुलाया है। इटली जो है, इटली के पीएम जो वर्तमान में पीएम जो हैं इटली के, जॉर्जियो मेलोनी
इन्होंने ही मीटिंग बुलाई है समस्या समाधान के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये प्रतिबंध लगाया है इजराइल ने। इजराइल ने एंटोनियो गुटेरस का प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में प्रवेश करने के लिए। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये हैं कौन? तो यूएनए जो है, यूएनए के वर्तमान महासचिव हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो है ये वर्तमान में यूएनए के महासचिव हैं। यूएनए के 6 अंग हैं, प्रमुख 6 अंग हैं। उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं कि यूएनए के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्यों प्रतिबंध लगा दिया है इनको अपने देश में न आने के लिए। यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए जाना जाता है यूएनओ। उसके बाद ये बसा है न्यूयॉर्क के, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे। मैनहट्टन द्वीप पे यूएनओ का मुख्यालय स्थापित है। इनके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस है, वर्तमान में ये पुर्तगाल के हैं। ये पुर्तगाल के हैं। ये पुर्तगाल के हैं और जो पहले यूएनए के जो पहले महासचिव थे फर्स्ट, ये थे ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ ये इनको क्यों प्रतिबंधित किया गया है। इजराइल ने मना कर दिया। ये जो अभी लेबनान वगैरह में जो युद्ध चल रहा है, लेबनान, ईरान, उसके बाद क्या बोलते हैं इजराइल में जो अभी संघर्ष चल रहा है, उसके बीच ये किस लिए है? ये आप सभी लोगों को तो पता ही यूएनओ किस लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए है। ये उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए जो इजराइल है इसने अपने देश में आने के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया है। उसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है यूएई में। और बता देते हैं आप सभी लोगों को, ये जो इजराइल है इसकी राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। उसके बाद देख लेते हैं कि 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है। भारत के मंडपम में आयोजित होगा। ये जो वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता ये भारत के मंडपम में आयोजित होगा। जबकि जो 46वें के बाद जो 47वां है वो सोफिया, 47वां जो है 47वें सत्र की अध्यक्षता, 47वें सत्र की अध्यक्षता सोफिया बुल्गारिया में होगा। ध्यान रखिएगा, भारत के ये 46वें सत्र की अध्यक्षता जो फिर यूनेस्को का है ये भारत मंडपम में होगा, जबकि 47वां जो है वो सोफिया के बुल्गारिया में होगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं, महाराष्ट्र को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला? तो ये मिला है असम को, असम को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आप सभी लोगों को पता होगा कि ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है जीआई टैग। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, गांधी टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है पटना में। जो महात्मा गांधी जी हैं इनकी 155वीं जयंती 2 अक्टूबर 2024 को गांधी टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? बिहार के पटना में, बिहार के पटना में हुआ है। जबकि इसमें लागत लगा है 129 करोड़ लागत इसको बनाने में आया है। 129 करोड़ का लागत इसको बनाने में आया है। उसके बाद देख लेते हैं कि मकरविलक्कू फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये होता है केरल में। मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होता है? ये होता है केरल में। उसके बाद देख लेते हैं कि पीएम हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो ये किया है झारखंड में। कहाँ पे किया है? झारखंड में। झारखंड में इन्होंने ये प्रारंभ किया है और ये झारखंड के हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में इन्होंने किया है। उसके बाद आ जाते, देख लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है युगांडा में। कहाँ पे किया गया है? युगांडा में। ये किया गया है युगांडा में। इसका आयोजन युगांडा में किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम कहाँ विकसित किया गया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसी से मिलता जुलता एक है अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जो है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग है और अर्जेंटीना अलग है। अर्जेंटीना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने ब्रिक्स में जो हुए हैं न्यू मेंबर, उसमें एक अर्जेंटीना का भी नाम घोषित हुआ था, जो कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। आइए देख लेते हैं ब्रिक्स में वो कौन से न्यू 5 सदस्य शामिल हैं। जैसे कि ये पहले 4 ही था ब्रिक, उसके बाद
2009 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे कि ये पूरा ब्रिक्स हो गया। उसके बाद ये अभी हाल में 5 सदस्य इसमें हैं जो कि क्रम वाइज अपनी अध्यक्षता करते हैं। जैसे कि 2024 में जो अध्यक्षता की है वो रशिया ने की है। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 में रसिया ने की है। और इसमें 5 जो न्यू मेंबर शामिल हुए हैं, देख लेते हैं वो 5 न्यू मेंबर कौन से शामिल हुए हैं। पहले तो सबसे पहले आ जाता है इथोपिया, उसके बाद मिस्र, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, उसके बाद इसमें ईरान। ये 5 न्यू देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जबकि अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर, अर्जेंटीना की राजधानी है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया इन 3 लोगों को, प्रोफेसर राम सिंह को, उसके बाद सौगात को, उसके बाद डॉक्टर नागेश कुमार को। इन तीनों लोगों को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर घटना का संबंध किससे है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर घटना का संबंध है ये सूर्य से है। सूर्य से रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू के से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक सूर्य ग्रहण पूछ लेता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पूछ लेता है। तो ये इसका एक ट्रिक है जो कि यस यम ई, उसके बाद है यस ई यम। ये चंद्र ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। जिसे इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं अमावस्या। उसके बाद आ जाते हैं, अगर चंद्र ग्रहण, अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो इसे कहते हैं पूर्णिमा। इस घटना को कहते हैं पूर्णिमा और इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्लूटो 9वां ग्रह था उसे हम लोग बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वो छोटा था, जब वो चक्कर लगाता था सूर्य या फिर अपने जब चक्कर लगाता था तो वो कक्षा में कूद करके किसी अन्य ग्रह के भी कक्षा में चला जाता था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद वर्तमान में हमारे पास 8 ग्रह हैं। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध। उसके बाद आ जाता है शुक्र। उसके बाद आ जाता है पृथ्वी। उसके बाद है मंगल। उसके बाद है बृहस्पति।
उसके बाद है यूरेनस नस, उसके बाद है नस, उसके बाद है नेपच्यून। ये हमारे 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है, ये पूछा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पूछा जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। और ये जो मंगल के इधर के जो जितने भी ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। उसके बाद बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह हैं ये हमारे बाह्य ग्रह के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में हिम तेंदुआ को हाल ही में हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किया है। तो ये किया है, तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। हाल ही में तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है दीव में। ये प्रारंभ हुआ है दीव में। और दीव में ये प्रारंभ किस स्थान पे पहली बार ये टॉप स्थान है एमपी, जो पहले स्थान पे है। उसके बाद आप सभी लोगों के लिए है कि क्वेश्चन 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ आप सभी लोग। उसके बाद 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उसके बाद 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उसके बाद 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उसके बाद आ जाते हैं 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? उसके बाद 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? उसके बाद 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल। ये इतने क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी लोग आंसर अगर देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी वीडियो आज की यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करिए। वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं यार।